हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम गोविंद पारिक सर की बुक का पेज नंबर 16 देखेंगे। पेज नंबर 15 हमने लास्ट वीडियो में समझ लिया था। अब पेज नंबर 16 देखते हैं। इसमें सबसे पहले आता है नस्य कर्म भेद। आचार्य चरक ने 5 बोले हैं, आचार्य सुश्रुत ने 2 बोले हैं, आचार्य वाग्भट ने 3 बोले हैं। आचार्य चरक ने जो 5 बोले हैं वो कौन से हैं? नावन, अवपीड़न, धमापन या मापन, धूमपान और प्रतिमर्श। ये किन्होंने बोले हैं? आचार्य चरक ने जो 5 भेद बताए हैं वो बताए हैं। उसमें भी फिर नावन के भी 2 भेद कर दिया, पीड़न के भी 2 भेद कर दिए उन्होंने। और धमापन तो चूर्ण का नस्य रहता है, और धूमपान हो गया, और प्रतिमर्श नस्य हो गया। आचार्य सुश्रुत ने 2 भेद बोले हैं। कौन कौन से? शिरोविरेचन और स्नेहन। और फिर 5 फिर से उन्होंने बोला है क्या करके? नस्य, शिरोविरेचन, प्रतिमर्श, अवपीड़ और प्रधमन। आचार्य वाग्भट ने 3 प्रकार बताए हैं। उन्होंने क्या बोला? विरेचन, भृंगण और मात्रा भेद से 2 प्रकार कर दिए, मर्श और प्रतिमर्श। तो इस तरीके से नस्य कर्म जो है वो 3 हो गए आचार्य वाग्भट के, 2 हो गए आचार्य सुश्रुत के, और 5 भेद हो गए आचार्य चरक के। इसके बाद हम आते हैं वर्धमान पीपली। वर्धमान पीपली का रोगाधिकार चरक ने रसायन में बोला है, और आचार्य सुश्रुत ने वात रक्त में, और आचार्य काश्यप ने राजक्षमा व शोथ में बोला है। आचार्य चरक ने रसायन में कौन से पाद में बोला है? रसायन 2 के अंदर जो प्राण काम्य जो अध्याय है, प्राण काम्य अध्याय, उसके अंदर आचार्य चरक ने वर्धमान पीपली का विवरण दिया है। शारंगधर ने इसको कल्क रूप में बताया है। अब यहाँ आते हैं कि एक मात्रा किस किस तरीके से है आचार्य चरक की, आचार्य सुश्रुत की 3 मात्राओं में डिवाइडेड है, उत्तम, मध्य और हीन बल। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग उत्तम जो है वो 10 है, आचार्य सुश्रुत की भी 10 है। आचार्य चरक में मध्यम 6 है, लेकिन आचार्य सुश्रुत की क्या है? 7 है। हीन बल के लिए आचार्य चरक की 3 है, जबकि आचार्य सुश्रुत की क्या है? 5 है। उसके बाद आते हैं हम ज्वर की संज्ञा। आचार्य चरक ने से सर्व रोग अग्रज इस तरीके से आता है चरक संहिता के अंदर वर्णन। सुश्रुत में इसे रोगराज बोलते हैं, और वाग्भट में इसमें रोगपति बोलते हैं। ठीक है, तो सभी रोगों में सबसे पहले होने वाला, ऐसे आचार्य चरक ने बोला है। अब कैसे इसको याद करोगे? अब हम देखते भी है, निदान में भी देखते हैं, तो सबसे पहला ज्वर का ही चैप्टर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले ज्वर आता है, इसलिए सर्व रोग अग्रज, ऐसा किसने बोला है? चरक ने बोला है। सुश्रुत ने रोग राज इस तरीके से वर्णन किया है, रोगों का राजा, रोग राज ज्वर है। वाग्भट ने रोगों का पति, रोगपति वाग्भट का है। अब हम आते हैं विषम ज्वर के अधिष्ठान पर। विषम ज्वर के अधिष्ठान आचार्य चरक ने भी बताए हैं, आचार्य सुश्रुत ने भी बताए हैं। ठीक है, आचार्य चरक के भी 5 है, आचार्य सुश्रुत के भी 5 है, लेकिन आचार्य काश्यप ने 7 बताए हैं। अब आचार्य चरक का कैसे है? सबसे पहले हम विषम ज्वर देखते हैं। संतत, सतत, अन्य दुष्क, तृतीयक और चतुर्थक। ठीक है, अब इसके अधिष्ठान किस तरीके से है? जैसे हम सप्त धातुएं पढ़ते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ऐसे पढ़ते हैं ना, ऐसे ही संतत में सबसे पहले रस लिख देंगे, सतत में रक्त लिख देंगे। चरक ने मांस को नहीं माना, सीधा मेद आ गया, तो अन्य दुष्क में मेद, और तृतीयक में अस्थि, और चतुर्थक में मज्जा। लेकिन आचार्य सुश्रुत ने क्या किया? रस लिखा, रक्त लिखा, उन्होंने मांस भी ऐड किया, फिर मेद ऐड किया, फिर लास्ट वाला जो चतुर्थक है उसमें अस्थि मज्जा को एक साथ लिख दिया। तो ये इस तरीके से है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, आपको ये याद रखना है। आचार्य सुश्रुत ने मांस को माना है, आचार्य चरक ने सीक्वेंस में मांस को नहीं माना है, उन्होंने सीधा मेद ला के रख दिया है। विषम ज्वर के भेदों का जब हम बात करते हैं तो आचार्य चरक ने 5 बोले हैं, यही संतत, सतत, अन्य दुष्क, तृतीयक, चतुर्थक। काश्यप ने 7 बोले हैं। अब एक और चीज आती है कि आचार्य चरक जो है वो सिर्फ चतुर्थक का ही विपर्य मानते हैं, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने तृतीयक और अन्य दुष्क इनका भी विपर्य माना है। अब जो भी रस, रक्त, मांस, मेद में आश्रित विषम ज्वर है वो साध्य होता है, लेकिन अस्थि और मज्जागत अगर चला जाता है तो वो कृच साध्य होता है। तो पहले की जो 4 धातुएं हैं उनमें अगर गया है तो वो साध्य है,
बाकी में जब अगर ज्वर चला जाता है, डीपर जो धातु है उनमें चला जाता है, तो वो कृच्छ साध्य हो जाता है। और शुक्रगत अगर ज्वर जा चुका है तो वो तो बिल्कुल असाध्य है। अब हम आते हैं गुल्म के भेद पर। आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत और काश्यप ने कितने माने हैं? 5 भेद माने हैं, जबकि वाग्भट ने कितने भेद माने हैं? 8 भेद माने हैं। रक्तज गुल्म की चिकित्सा, जब हम आचार्य चरक की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने 10 मास करके बोला है, और आचार्य काश्यप जो है उन्होंने श्लोक में 10 ही आता है, बट कुछ लोग जब टीका करते हैं इनकी, या जो हिंदी की हम जो पढ़ते हैं तो उसमें 12 लिखा हुआ है, ठीक है, तो कहीं पर 10 है कहीं पर 12 है, 10 ही जाएगा। रक्त पित्त की अगर गंध की बात करें, रक्त पित्त की गंध की अगर बात करते हैं तो मत्स्य गंध चरक और वाग्भट इन दोनों ने बोला है, और लोह गंधी चरक और सुश्रुत में मेंशन है। यानी कि जब हम वो श्लोक पढ़ते हैं रक्त पित्त वाला, तो आचार्य चरक ने मत्स्य गंध भी बोला है और लोहित गंधा भी बोला है। आचार्य सुश्रुत ने केवल लोहित गंधा बोला है, और वाग्भट ने मत्स्य गंधा जो है इस तरीके से बोला है। अब इस पेज में सबसे पहले हमने क्या देखा था? नस्य कर्म देखा था। इसमें सबसे पहले चरक आते हैं। चरक के 5 भेद थे, कौन कौन से? नावन, अवपीड़न, धमापन, धूपन और प्रतिमर्श नस्य। फिर उसके बाद सुश्रुत के 2 भेद थे, कौन कौन से थे वो थे शिरोवरेचन और स्नेहन। फिर अलग से 5 और बताए थे, नस्य, शिरोवरेचन, प्रतिमर्श, अवपीड़न और प्रदमन। वाग्भट के 3 थे। फिर हमने वर्धमान पीपली को देखा था कि आचार्य चरक ने रसायन के 2nd पार्ट में जो है, यानी कि प्राण काम्य जो अध्याय है उसके अंदर वर्धमान पीपली का वर्णन किया है। सुश्रुत ने वात रक्त में किया है, और काश्यप ने राजक्षमा और शोथ में किया है। मात्रा जब हम देखते हैं उत्तम मध्य और हीनबल होती है। चरक का 10-6-3 है, सुश्रुत का 10-7-5 है। फिर ज्वर की संज्ञा, आचार्य चरक ने सर्व रोग अग्रज बोली है, सुश्रुत ने रोग राज बोला है, और वाग्भट ने रोग पति बोला है। विषम ज्वर के हमने अधिष्ठान देखे, गुल्म के भेद, रक्तज गुल्म की चिकित्सा हमने देखी, और रक्तपित्त की गंध किस तरीके से रहती है पूर्व रूप के अंदर वो हमने देखा। इससे आगे का जो पेज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।